गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शाम की ग्रामर सेशन के अंदर। एंड एज यूजुअल बिफोर आई स्टार्ट लेट मी वेलकम ऑल ऑफ यू। सबको मेरी तरफ से बहुत सारा वेलकम एंड गुड इवनिंग। एंड दोस्तों, आज जो आपको टॉपिक की इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट टेंस। नीचे लिखा हुआ था अब टेंशन नहीं रहेगी इसकी। शुरुआती दिनों के अंदर आज और कल के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे एकदम इसका जो जीरो वाला जो लेवल होता है, बेसिक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, एंड इसके अलावा इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आ चुका हूं दोस्तों, ठीक है। एंड इसके अलावा हम कोशिश करेंगे फिर धीरे धीरे जो दोस्तों है एग्जामिनेशन एस्पेक्ट पे आऊंगा मैं कि किस तरह से इस टॉपिक के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, कैसे अपने को उसके कीवर्ड जो है वो चीजों को रखना है बना करके अपने को। बिल्कुल न्यू टॉपिक टुडे इज टेंस, ऑलराइट। एंड इसके अलावा जो पके हुए आम है, जो पुराने खिलाड़ी हैं, जो लंबे समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, प्रिपरेशन करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी अपने अंदर पेशेंस रखिएगा। अगर आपने वो बेसिक चीजें पढ़ी हुई हैं तो फिर उसको आपको एज अ रिवीजन लेके चलना है। जो एकदम जीरो वाले हैं, माइनस वाले हैं, उनको मैं पहले लेके चलूंगा, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर जो है दोस्तों काफी लोगों के वो क्लियर नहीं होते हैं, इसलिए बिल्कुल मैं बेसिक से ही पढ़ाऊंगा। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम लेट मी स्टार्ट। हाँ जी बिल्कुल, आप जो मॉर्निंग में वोकैब के अंदर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर भी जो है आज और कल का जो सेशन होगा कि नॉर्मल से सेंटेंसेस, ज्यादा कोई हाई फाई वर्ड्स यूज किए बिना एक सिंपल वाक्य के अंदर भी जो है हम अपनी बातों को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम। पहले तो टेंस आज का टॉपिक। टुडे इज 6th of August। चलिए दोस्तों, बिल्कुल जीरो से हीरो वाला ही बेस चलेगा। एंड लेट मी स्टार्ट। दोस्तों, टेंस का मतलब ही होता है टाइम। सबको मालूम है कि हाँ भाई, हिंदी में टेंस को हम कहते हैं काल, समय काल टेंस। तो फिर इसके अंदर मामला क्या? तो जब मैं अगर समय के बारे में बात करूं, अगर मैं काल के ऊपर बात करूं, टाइम के ऊपर बात करूं, तो मेजरली इसको क्या है, इसको 1, 2 और 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। दोस्तों, जीरो वाला मामला ही चल रहा है फिलहाल। जो है कमेंट्स पे ध्यान देने के बजाय, आप वो टाइप करने के बजाय जो बता रहा हूं उस पे फोकस करना। टाइम को, समय को मेजरली 3 हिस्सों में बांटा गया। कैसे? जो समय अपना बीत चुका, जो टाइम बीत चुका, तो उसको रखा गया, उसको कहा गया पास्ट टेंस। जो अभी समय चल रहा है उसको नाम दिया गया प्रेजेंट। और जो समय आने वाला है उसको फिर नाम दिया गया फ्यूचर। बात को ध्यान से समझना। आई होप टेंस को लेकर के जो है इस सेशन को कंटिन्यू वॉच देखने के बाद में, अटेंड करने के बाद में शायद से ही आपको जो है वो टेंस को लेकर के कोई इशू रहेगा। टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया, समय को 3 हिस्सों में बांटा गया। जो समय बीत चुका पास्ट, जो समय अभी चल रहा है प्रेजेंट, एंड जो समय आने वाला है वो कहलाएगा हमारा फ्यूचर। ये तो एक ओवरऑल मैंने बांटा इसको। लेकिन लैंग्वेज को, भाषा को, और भाषा में रोज के समय में हम जो वाक्य बनाते हैं, जो हम चीजें बोलते हैं, माय डियर देयर इज नो टेक्निकल इशू। ऑडियो कहीं से भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, ऑडियो पूरा प्रॉपरली क्लियर है। इसलिए आवाज नहीं आ रही है, दैट्स नॉट पॉसिबल। सबको अच्छी तरह से आवाज, वॉल्यूम जो है वो रिसीव हो रहा है, कहीं से भी कोई भी इशू नहीं है। आप एक बार पेज को रिफ्रेश करिए एक बार, ठीक है। हम शुरू करते हैं, क्योंकि 3 कमेंट्स आ गए। काफी लोगों ने बोला कि सर वॉइस का इशू आ रहा है, इसलिए चलते हैं दोस्तों। समय को 3 हिस्सों में बांटा, इसके अलावा लेकिन सिर्फ 3 हिस्सों में बांटने से, समय को 3 पार्ट्स में बांटने से हमारा काम नहीं चला। काम क्यों नहीं चला? क्योंकि अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करूं वर्तमान काल की, प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर भी अलग अलग टाइम पीरियड्स के अंदर हमें घटनाओं को शो करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला मैं पढ़ाता हूं, फिर मैंने बोला हिंदी के अंदर ही मैं पढ़ा रहा हूं,
मैंने बोला मैं पढ़ा चुका हूं और मैं 2 घंटों से, 2 दिनों से, 10 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो 4 इसमें और सब कैटेगरीज बनी। सेम वे पढ़ा रहा था, पढ़ाता था, पढ़ा रहा था, पढ़ा चुका था और 15 सालों से, 10 सालों से पढ़ा चुका था। आगे वाली कहानी कौन सी? पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा होऊंगा और पढ़ा चुका होऊंगा, और समय के साथ में मेंशन कर दिया पढ़ाने का काम, यानी 5 दिनों से पढ़ा रहा होऊंगा एंड ऑल दैट। तो फिर यहां पर मामला किस चीज का रहा कि इन 3 के ऊपर के ही रख करके काम नहीं बना, इन तीनों को फिर आगे और सब कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ा। ओके, तो फिर हरेक को बांटा गया आगे के 4 हिस्सों में। इंडेफिनिट यहां भी एंड यहां भी। ओके, सेकंड कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में भी, फ्यूचर में भी। ओके, थर्ड बांटा तीनों को परफेक्ट, सेम चीज यहां पर भी एंड सेम चीज यहां पर भी। फोर्थ वन परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ये चीजें जो हैं काफी लोगों को इनके बारे में मालूम भी नहीं होता है। सब चीजों पे, हर चीज पे मैं हर पहलू पे आऊंगा। पहले जो है यहां तक की कहानी मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। यहां तक की कहानी दोस्तों क्या कह रही है अपने को कह रही है कि भाई टेंस को, टाइम को 3 हिस्सों में बांटा गया। इसके अलावा यहां पर हर 3 को और सब डिवाइड किया गया, सब कैटेगराइज किया गया। कैसे? इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे अगर मैं अभी बात करता हूं फिलहाल वर्तमान की, तो वर्तमान के अंदर पहला बना इंडेफिनेट, प्रेजेंट के अंदर ही सेकंड बना कंटिन्यूअस, थर्ड बना प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथा बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। डिफरेंस क्या हुआ कंटिन्यूअस के अंदर और परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे बाद में। सेकंड अगर मैंने बात करी जो समय बीत चुका है उसको लेकर, तो पास्ट का पहला बना पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा बना पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड पास्ट परफेक्ट एंड फोर्थ वन इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम वे इफ वी टॉक अबाउट फ्यूचर, तो अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस के बारे में, तो वहां पर भी दोस्तों इसके 4 बने। कौन कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, जैसे यहां बना पढ़ाता हूं, पढ़ा रहा हूं, पढ़ा चुका हूं और समय दे रखा हो, टाइम मेंशन किया हुआ हो, उसके साथ में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर कहानी किस चीज की? 3 into 4, हर एक का 4-4 बनेगा। तो ओवरऑल अपने पास में कितने हुए दोस्तों? ओवरऑल अपने पास में हुए फिर 12 टेंसेस कुल मिलाकर के। अब जिसके अंदर अभी फिलहाल मैं सिर्फ बेसिक करा रहा हूं, आगे चल करके मैं इस चीज को घुमाऊंगा कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से, तो वहां पर यहां से किन किन 12 टेंसेस में से जो है वो किन किन टेंसेस को ही अपने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए चलना है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा, बट लेटर ऑन हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले बाद में आराम से, पहले ये 12 टेंसेस के जो बेसिक्स हैं हम उनको पहले अच्छे से जान लेते हैं, फिर हम आएंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के ऊपर कि भाई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में मुझे किन 5 टेंसेस को ही पढ़ना है। बस मेरी लाइन ध्यान रखिएगा, आगे बताऊंगा पूरे 12 टेंसेस के अंदर से सिर्फ कौन से 5 टेंसेस को ही पढ़ना है। उसके आगे जो है वो अगर आप एग्जामिनेशन में देखेंगे तो आपको उन 5 टेंसेस के अलावा कभी कोई टेंस का क्वेश्चन रेयरली ही दिखेगा। तो 12 में से 7 में यूं ही लाइन से हटा दूंगा आपके लिए, सिर्फ 5 को ही अपने को फोकस करते हुए चलना है जिन पे मोस्टली टेंस के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सो दोस्तों कमिंग बैक टू इट, 3 को 4 से इंटू कर दिया, टोटल हमारे पास में 12 टेंसेस आ गए अपने सामने। इन 12 के जो है फिलहाल हम जो है बेसिक्स पहले कवर करेंगे, जो इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनको पहले कवर करेंगे। ऑलराइट, तो यहां पर इससे ज्यादा फिलहाल बताने की जरूरत नहीं है। इंडेफिनेट मतलब कि सामान्य रूप से वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में होने वाली घटनाएं।
कंटिन्यूअस का मतलब क्या निकला? कंटिन्यूअस का मतलब निकला भाई कि वर्तमान में चल रहा है, या फिर पास्ट में चल रहा था, या फिर फ्यूचर में चल रहा था, लेकिन टाइम मेंशन्ड नहीं होगा। ओके। थर्ड वाला प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब कौन सा हुआ? ऐसा कोई काम जो अभी अभी हुआ है, समय नहीं मालूम कभी शुरू हुआ था पास्ट के अंदर, लेकिन विच हैज जस्ट फिनिश्ड नाउ रिसेंटली, वर्तमान में आके वो घटना पूरी हुई है, तब हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सेम वे अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट, तो काम शुरू भी हुआ पास्ट में और खत्म भी हो गया कहां पर? पास्ट में। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में बात करूं, तो ऐसा कोई काम जो भविष्य में जाकर के पूरा होगा, ऐसा कोई एक्शन विच विल कंप्लीट समवेयर इन द पास्ट। और लास्ट वाला जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस, अगर इसको मैं लेके चलूं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर से, तो भाई ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में अंतर किस चीज का है? अंतर इसी चीज का है कि कंटिन्यूअस शो करेगा काम जारी है, जारी था, जारी होगा, लेकिन समय की कोई भी जानकारी नहीं होगी। ओके। लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है, जो फोर्थ वाला है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर भी काम जारी वाला ही हिंट मिलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस कंटिन्यूअस के अंदर एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर दोस्तों यही होता है, कंटिन्यूअस में समय की जानकारी नहीं दी जाती है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में अगर हम बात करें, तो यहां पर अपने को समय की जानकारी दी होगी। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था, वो सिंस और फॉर वाला मामला, आई होप सबको याद आ गया होगा, पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम वाली कहानी। ओके। तो फिर दोनों में अंतर किस चीज का हुआ? काम जारी है, काम जारी लेकिन समय नहीं दिया हुआ, तो केवल कंटिन्यूअस। काम जारी और समय की इंफॉर्मेशन, टाइम की इंफॉर्मेशन भी दे दी साथ में अपने को, तो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट। जैसे जैसे मैंने बोला वह खेल रहा है, तो टेंस बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, लेकिन वहीं पर अगर मैंने बोल दिया कि वह सुबह से खेल रहा है, तो फिर मामला चला गया किसका? ये सुबह से, यहां से आ गया टाइम की इंफॉर्मेशन, तो फिर बना मामला किसका? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सेम वे इफ आई से, अगर मैं कहता हूं वह खेल रहा था, तो फिर बना किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन मैंने वहीं पर बोल दिया कि वह 2 घंटों से खेल रहा था, तो फिर कहानी कहां चली गई? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। सेम वे इफ आई से वह खेल रहा होगा, तो कहानी किसकी बनी? फ्यूचर कंटिन्यूअस की। एंड वहीं पर अगर मैंने बोल दिया कि वह 3 घंटों से खेल रहा होगा, तो फिर कहानी चली फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। आई होप यहां तक जो मैंने पूरी आपको कथा सुनाई वो समझ में आ चुकी होगी। फटाफट से थम्स अप करके भेजिए ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कि यहां पर जो चैप्टर का बैकग्राउंड लेकर चल रहा हूं मैं, ये आपको जो है वो थोड़ा ढंग से समझ में आ चुका होगा। नींव सही डलेगी तो बिल्डिंग बढ़िया बनेगी। ऑलराइट दोस्तों, जो कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें लेकर के अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। आगे इन चीजों को अपन और लेके कवर करते हुए चलेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। टोटल हमारे पास में 12 टेंसेस हैं। अभी ऊपर से निकल रहा है, कोई बात नहीं, अपन उसको पकड़ लेंगे, चिंता मत करिए। यहां तक हमने जान लिया कि भाई ओवरऑल ऐसे होते हैं, पास्ट के 4 हैं, प्रेजेंट के भी 4 हैं एंड फ्यूचर के भी 4 हैं। ओके, बिल्कुल मैं आ गया हूं, आपके सामने ही हूं। चलता हूं दोस्तों मैं आगे, अब थोड़ा थोड़ा जो है वो चीजों को और लेते हुए चलता हूं आगे। चैप्टर दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी। जैसे मैंने आज के थंबनेल में लिखा था कि टेंस अब टेंशन नहीं, काफी लोगों को टेंस का टेंशन होता है, शायद टेंस का टेंशन नहीं रहेगा। ढंग से चलिएगा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। ये भाषा है, भाषा की मेन कमांड एज आई बिलीव, स्ट्रक्चर्स की बनाने की मेन कमांड जो है अपनी वो टेंस से ही बनती है। इसलिए चलते हैं आगे। अब दोस्तों टेंस के कंसेप्ट को समझ पाना अधूरा होगा, कंप्लीट नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक आपको टेंस में जो मेन चीज काम आती है, क्रिया का, वर्ब का कंसेप्ट आपको जब तक क्लियर नहीं होगा, एकदम हाई फाई वाला नहीं बताऊंगा मैं सिर्फ बता रहा हूं नॉर्मल एकदम इजी लेवल में, कि जब तक अपने को टेंस के कंसेप्ट को समझ पाना आसान नहीं होगा जब तक अपन जो है वर्ब का कंसेप्ट नहीं जानते। तो भाई पहले टेंस को वहां पर मैंने कॉमा लगा करके रेस्ट पे उसको रखा, उसको आराम करने देते हैं। जो टेंस के अंदर चीज काम आती है सबसे ज्यादा,
मैं उसको थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर लेता हूं फटाफट से। चलते हैं दोस्तों। तो वर्ब, वर्ब भाई सबको पता है क्या होती है, इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं, क्रिया। क्रिया इसका और एक नाम होता है जिसको हम जनरली कहते हैं एक्शन डिनोटिंग वर्ड। यानी ऐसा कोई भी वर्ड, ऐसा कोई भी शब्द जिससे हमको कोई काम होता हुआ उसका हिंट मिलता है। सबको हिंदी की परिभाषा मालूम है, वो जनरली जो हर बच्चा बोलता है, कोई भी काम करना या होने को क्रिया कहते हैं। बिल्कुल बहुत कॉमन सी इसकी डेफिनेशन है। ऐसा कोई भी वर्ड जिससे अपने को कोई काम होता हुआ दिख रहा है, कोई एक्शन का हिंट मिल रहा है, उसको हम कहते हैं क्या चीज, वर्ब। इसके अलावा और क्या जानना जरूरी है, जैसा आपको मैंने शुरुआत में कभी कभी बताया होगा कि दोस्तों हिंदी के मैक्सिमम वर्ड्स जिनके लास्ट में ना लगता है वे हमारी वर्ब होते हैं। कैसे, उठना, जागना, खेलना, आना, जाना, पढ़ना, बैठना, सोना, सबके लास्ट में आपने गौर किया क्या लगा हुआ है, सबके लास्ट में ना लगा हुआ है। लेकिन उससे पहले आपको मैंने एक बात कही, मैंने आपको बात क्या कही कि भाई मैक्सिमम वर्ड्स, मैंने सारे वर्ड्स नहीं कहा, मैंने सारे वर्ड्स नहीं कहा, मैंने कहा अधिकांश शब्द हिंदी के जिनके लास्ट में ना का यूज होता है वे हमारी क्या होते हैं, क्रिया होते हैं, इंग्लिश में वर्ब होते हैं। तो फिर मैक्सिमम ही बोला, सारे क्यों नहीं बोला, सारे क्यों नहीं बोला, क्योंकि उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है भाई, रीजन ये है कि कुछ एक इसके अपवाद भी हैं। अपवाद कैसे, सपना, सपना इट्स ए नाउन, ठीक है, नाउन है, संज्ञा है, लेकिन इसी के लास्ट में अगर मैं जोड़ दूं सपना देखना, ठीक है, तब ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉरी वर्ब, नाउन नहीं वर्ब। ड्रीम, अब अगर मैं बात करूं इंग्लिश के, तो इंग्लिश में ड्रीम जो है वो वर्ड DREAM, ड्रीम जो है वर्ड दोस्तों ये अपने आप के अंदर एक नाउन भी है और अपने आप के अंदर वर्ब भी है। लेकिन अगर मैं बात करूं वहीं पर हिंदी के अंदर, तो सपना क्या होगा, संज्ञा होगी, और मैंने वहीं पर बोलता हूं अगर सपना देखना तो फिर क्या है, वो एक वर्ब बनेगा। इसीलिए जो आपको मैंने वहां बात बताई कौन सी वाली, कि हिंदी के मैक्सिमम वर्ड्स जिनके लास्ट में क्या होता है, ठीक है, तो वो कहलाते हैं हमारे कौन से, वर्ब। तो फिर इस वर्ब को भी क्या करा गया, इस वर्ब को भी दो हिस्सों में बांटा गया। दो हिस्सों में कैसे बांटा गया, ऐसा शब्द जिससे अपने को कोई एक्शन के बारे में मालूम चले तो वो उसको नाम दे दिया गया क्या चीज, मेन वर्ब। वह मूल शब्द, वह मुख्य शब्द जिससे अपने को किसी काम के करना या होने का बोध होता है, कोई एक्शन के बारे में मालूम चलता है, वो हमारे क्या होता, क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। ये नोट करना है या नहीं माय डियर, ये तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे ये सब नहीं मालूम था, तो अपने को नोट करते हुए चलना है, क्योंकि सबका वीक पॉइंट है ये, नोटिस किया है मैंने अपने 15 साल के एक्सपीरियंस के अंदर। लेकिन कमिंग बैक टू इट, ऐसा मूल शब्द जिससे अपने को किसी एक्शन के बारे में मालूम चल रहा है वो कहलाएगा हमारा मेन वर्ब, ओके। और हर कालखंड के हिसाब से, यानी कि हर टाइम पीरियड के हिसाब से, अगर मैं सिंपली बात करूं तो हर टाइम फेज के हिसाब से, हर टेंस के हिसाब से उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के अंदर जो सहायता करते हैं शब्द, उनको बनाया गया सेकंड के अंदर, ठीक है। तो फिर उनको नाम दिया गया क्या चीज, ऑक्सिलरी वर्ब्स। शॉर्ट में, सॉरी, इनका कॉमनली नेम और क्या बोलते हैं हम चल्लू भाषा के अंदर, काफी किताबों के अंदर यह भी लिखा हुआ मिलता है, हेल्पिंग वर्ब्स। क्योंकि ऑक्सिलरी का दोस्तों मतलब ही क्या होता है, सहायक। इसलिए तो दो बातें कौन कौन सी यहां पर जानने को मिली अपने को, किसी वाक्य में मिलने वाला ऐसा शब्द जिससे अपने को किसी कार्य के करने या होने के बारे में मालूम चल रहा हो, वो कहलाएगा मेन वर्ब। और उसको सहायता करने वाले शब्द हर टेंस के हिसाब से जो चेंज होंगे,
सहायता करने वाले वर्ड कहलाएंगे कौन से? ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। ओके, चलते हैं दोस्तों आगे। यहां तो ये बहुत सारे हैं भाई, इज आर एम है, वॉज वर है, हैज हैव है, विल शैल, मॉडल्स भी आ गए उसके अंदर सारे के सारे। इसको अपन कभी डिटेल में फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक सुपरफिशियली लेके चल रहा हूं, ऊपर ऊपरी लेके चल रहा हूं ताकि आपको आइडिया मिल जाए। अब ये तो अपने बहुत सारे वॉज वर हैज हैव डू डज सारे आ गए। मेन वर्ब के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस मूल शब्द जिससे अपने को किसी एक्शन के बारे में मालूम चलता है, इसके मेनली तो 3 फॉर्म होते हैं कि भाई जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, है ना। तो इसके मेनली तो जो है वो 3 ही फॉर्म्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो किसी शब्द की जो क्रिया है उसकी ओवरऑल कितनी होती है दोस्तों? उसकी ओवरऑल 5 फॉर्म्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। ओके, अब मेरे को नेक्स्ट पेज पे बढ़ने के लिए आगे थोड़ा और स्पेस चाहिए होगा, जहां पर मैं शॉर्ट के अंदर जो है आपको ये वर्ब जो है, मेन वर्ब की जो 5 फॉर्म्स हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। सो दोस्तों, और क्या जानना जरूरी? अब यहां पर वर्ब की जो 5 फॉर्म्स हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड लास्ट में फिफ्थ फॉर्म। ओके, इसका नाम प्रेजेंट फॉर्म। ओके, तो सेकंड कौन सी बनी? पास्ट फॉर्म, ठीक है। थर्ड कौन सी बनी? फ्यूचर फॉर्म, नहीं। इसका नाम रखा गया, सिर्फ इनके नंबर्स ही नहीं है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चौथी वाली का नाम रखा गया प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसको अभी किसी व्यूअर ने बोला सर आईएनजी वाली फॉर्म नहीं होती, यही तो है। V4 जो है इसको हम कहते हैं आईएनजी वाली फॉर्म, कंटिन्यूअस फॉर्म या प्रोग्रेसिव फॉर्म। ओके, फिफ्थ वाले का नाम वापस से प्रेजेंट फॉर्म ही कहलाता है। तो मैंने पूरा टेबल देखा कि भाई हर एक वर्ब की जो नंबर्स थे V1, V2, V3, V4, V5, सबके नंबर्स के अलावा इनके तो नाम भी हैं। तो नामों को देखते हुए फिर मुझे कंफ्यूजन हुआ कि भाई ये फर्स्ट फॉर्म का नाम भी प्रेजेंट फॉर्म है एंड बिल्कुल प्रेजेंट पार्टिसिपल ही लिखा है मैंने, एंड लास्ट वाली का नाम V5 जो है इसका नाम भी प्रेजेंट फॉर्म ही है। तो फिर दोनों में अंतर किस चीज का हुआ? बिल्कुल हाँ, आज टेंस की फर्स्ट क्लास ही है, इसीलिए एकदम यहां नहीं, यहां से चल रहा हूं नीचे से पूरा, इसलिए ठीक है। तो V1 एंड V5 दोनों का ही नाम सेम है, तो फिर अंतर कैसे होगा? थोड़ी ना कि भाई मूड बना तो भाई फर्स्ट फॉर्म यूज कर लिया, मूड बना तो फिफ्थ फॉर्म यूज कर लिया, नहीं। अगर V1 और V5 दो अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं, नाम सेम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंतर तो होना ही चाहिए, ठीक है। अब वो अंतर पे आता हूं, जो मुझे कंफ्यूजन आया कि भाई प्रेजेंट फॉर्म दोनों है तो दोनों में डिफरेंस किस चीज का हुआ? एग्जैक्टली जैसे हमने हिंदी में कहते हैं कि भाई वाक्य का कर्ता अगर एक वचन हुआ तो उसकी क्रिया भी एक वचन होगी। सेम वे अगर कर्ता बहुवचन हुआ, सब्जेक्ट प्लूरल हुआ, तो फिर उसकी क्रिया भी क्या चलेगी? बहुवचन प्लूरल ही चलेगी। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल। तो यहां से मुझे मालूम चला कि भाई वर्ब भी जो है वो सिंगुलर प्लूरल हो सकती है। ओके, वहीं से अपने को आइडिया मिला कि भाई वर्ब जो है वो भी जिस तरह से सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल है, उसी तरह से वर्ब जो है वो भी एक वचन और बहुवचन हो सकती है। ओके, तो फिर यहां से मुझे हिंट मिला और फिर मुझे यहां पर एक नई चीज के बारे में मालूम चला कि भाई V1 जो है वो प्रेजेंट फॉर्म कौन सी वाली है? V1 जो है वो प्रेजेंट फॉर्म
प्लूरल है एंड प्रेजेंट फॉर्म V5 वाली, ये है हमारी कौन सी, सिंगुलर। अब सिंगुलर है जिसको हम जनरली और क्या कहते हैं भाई, इसको हम जनरली SES वाली फॉर्म भी तो कहते हैं। कैसे SVS वाली फॉर्म, जैसे भाई मैंने यहां पर बोला प्ले, तो उसके लास्ट में अगर मैं S या ES जोड़ दूंगा तो फिर वो बन जाएगा उसका फिफ्थ वाला फॉर्म। ओके, तो वहीं से मुझे आइडिया मिला कि भाई फर्स्ट V1 जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है लेकिन वो प्लूरल फॉर्म में है, एंड V5 जो है वो प्रेजेंट फॉर्म है लेकिन साथ में क्या है, साथ में वो सिंगुलर फॉर्म में है। अब इसका पूरे का ओवरऑल का अंतर क्या मालूम चला, ओवरऑल का अंतर मालूम ये चला कि V1 जो है, जो अपने आप के अंदर प्लूरल है, वो किस तरह के सब्जेक्ट के साथ में आएगी, वो आएगी भाई कर्ता एक वचन तो क्रिया भी एक वचन। इसी को उल्टा कर दो ना, जब क्रिया बहुवचन तो उसके साथ में आने वाला कर्ता भी कौन सा होगा, वो भी तो प्लूरल ही होगा। तो यहां कहानी घूम गई। V5 जिसको हमने वहां जाना वो सिंगुलर है, तो क्रिया एक वचन होगी तो कब होगी, जब उसका कर्ता भी उसका सब्जेक्ट भी क्या होगा, सिंगुलर। तो फिर SES वाली फॉर्म यानी कि V5 जो है वो किस तरह के सब्जेक्ट के साथ में यूज होगी, सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ में ही होगी यूज वो। ओके, चलते दोस्तों आगे। यहां तक तो था अपना बेसिक बेसिक वाली बातें वर्ब्स को लेकर के। कुछ चीजें और जो हैं सिंपल सिंपल सी आपको बता देता हूं मैं। जैसे मैंने बोला बस, बसेस, राइट, बॉय, बॉयज। ओके, मैंने बोला बॉय तो उसके लास्ट में S जोड़ दिया तो क्या बन गया, बॉयज। ये है कौन, दीज आर नाउन्स, संज्ञाएं हैं ये। तो यहां पर व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन इज, जो मैं चाहता हूं कहना वो क्या कहानी है, नाउन्स के लास्ट में जनरली जब हम S या ES जोड़ते हैं, दे चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। जब हम संज्ञाओं के अंत में S या ES जोड़ते हैं तो दोस्तों वो एक वचन से बहुवचन बनते हैं। आई होप सबको मालूम होगा ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट। तो नाउन में जब भी जनरली S या ES जुड़ेगा तो हमेशा वो सिंगुलर से प्लूरल बनेंगे, लेकिन इसका एग्जैक्टली उल्टा फंडा काम करता है किसके अंदर, वर्ब्स के अंदर। कैसे, जैसे मैंने बोला भाई प्ले, जो यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी और यहां पर लिखा हुआ है प्लेज, तो कहानी कैसे चली, वर्ब्स के अंदर जब हम S या ES जोड़ते हैं तो वे प्लूरल से सिंगुलर बनते हैं। एम आई क्लियर दोस्तों? मेरे ख्याल से आपको ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। सिंपल शॉर्ट सी बात है, नाउन में जब भी S या ES जुड़ेगा इट जनरली चेंजेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, लेकिन दिस होल कंसेप्ट थोड़ा सा जो है वो गलत, सॉरी डिफरेंट वे में काम करता है वर्ब के कॉन्सेप्ट के अंदर। वर्ब के अंदर जब हम जनरली S या ES जोड़ेंगे, जैसे मैंने बोला गो, लास्ट में जोड़ दिया ES, क्या बन गया, गोज, तो फिर क्या हुआ, वो V1 से V5 बना। V1 कौन सा है, प्लूरल, V5 कौन सा है, सिंगुलर। तो फिर भाई कौन सी कहानी, क्रियाओं के अंत में जब S या ES जुड़ेगा तो वो क्या होगा, वो बहुवचन से एक वचन होगा। आई के साथ में हमेशा प्लूरल फॉर्म क्यों आती है, क्योंकि ये एक अपवाद है, इसका एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा आपको। आई के साथ में हमेशा जो है वो प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं हम हमेशा। ऑलराइट दोस्तों, यहां तक जो हमने जाना है वो क्या क्या जान लिया, प्रेजेंट के, सॉरी टेंस के चारों हिस्से तीन हिस्से जान लिए। ओवरऑल टेंस के जो है वो 12 के 12 चीजें जान ली। ओके, इसके अलावा आगे आऊंगा आई वाले पर भी। यहां जो अभी फिलहाल समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, पहले उसको पकड़ने की कोशिश करो। ओके, एंड इसके अलावा फिर और क्या जानना, इसके अलावा अपने को जानना जरूरी था कि भाई वर्ब जो अपन सब जगह काम में लेंगे
तो फिर वहां पर भी इसका फंडा क्या था वो हमने पूरा का पूरा जान लिया कि हाँ भाई इसकी 5 फॉर्म होती हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ के बारे में फिलहाल मैंने ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, क्योंकि फर्स्ट मैं अभी शुरू करवाऊंगा तो वो होगा कौन सा, प्रेजेंट वाला। तो मुझे पहले जरूरत पड़ रही है V1 और V5 की, इसको काम में लेने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए वहां मैंने बता दिया आपको कि भाई 5 होती हैं, सबके नाम हैं, और V1 V5 का नाम सेम था, तो डिफरेंस कहां था वो हमने जान लिया यहां पर, प्लूरल एंड सिंगुलर का। फिर हमने यहां पर जान लिया कि भाई वर्ब भी जो है वो प्लूरल और सिंगुलर एग्जिस्ट करती हैं, जो हमने यहां जाना। एंड देन हमने फिर दोस्तों कहा क्या जाना, ये वाला कंसेप्ट कि नाउन के साथ में SES वाला। ऑलराइट, अब दोस्तों चलते हैं हम आगे आराम से। ये था चैप्टर का पूरा बैकग्राउंड। लेट्स मूव। चलिए दोस्तों, अब जो है वो आते हैं अपने मेन कहानी पर। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब इसके 4 हिस्से हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए। कौन कौन से भाई, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ वन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, सबसे पहला कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, दोनों ही एक ही चीज है, एक ही बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट भली बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हम उसको शुरू करते हैं आज अपने यहां पर, जो अब टेंस का जो है बेसिक्स। बैकग्राउंड चैप्टर का पूरा हो चुका है, आगे चलता हूं। बिल्कुल, पार्टिसिपल मीन्स वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म। चलते हैं। तो दोस्तों इस टेंस का यूज हम जनरली कब करते हैं, हिंदी के वे सारे वाक्य से, वे सारे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है और है का यूज करते हैं हम। जैसे भाई, जैसे मैंने बोला जाता है, जाती है, जाते हैं, खेलता है, खेलती है, खेलते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, सोता है, सोती है, सोते हैं, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं। ऑलराइट, तो हिंदी के वे सभी सेंटेंस है जिनके अंत में हम क्या लगाते हैं, ता है, ती है और ते हैं। ठीक है, या फिर केवल सिंपली है। ठीक है, सारे के सारे किस में आ जाएंगे, इसके अंदर, सिंपल प्रेजेंट के अंदर। चलते हैं दोस्तों आगे। अब कहानी कौन सी, अब हर एक टेंस को हमने सब हेडिंग पढ़ी और उसके अंदर के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं हम उसको भी जान लेते हैं। कैसे, इस टेंस के अंदर दोस्तों बहुत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, अगर मैं ऑनेस्टली बात करूं एज अ टीचर, बहुत मजा आता है। मैक्सिमम लोगों की वीकनेस है, लेकिन आई रियली एंजॉय व्हाइल टीचिंग दिस सब्जेक्ट। बिल्कुल, बहुत ही प्यारा टॉपिक है ये। लैंग्वेज पे काफी हद तक इस टॉपिक को कवर करने से कमांड बन जाती है। बिल्कुल। एफर्मेटिव, तो दोस्तों एफर्मेटिव का यहां पर मतलब है कि भाई इस टेंस में अगर कोई सकारात्मक वाक्य बनेगा तो उस सकारात्मक वाक्य को कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम वहां से जो है अब आगे चलना शुरू करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर होगा V1 V5 लास्ट में ऑब्जेक्ट। चीजें धीरे धीरे मैं खोलते जाऊंगा, चिंता मत करो, मुट्ठी अपनी जो है वो। अब स्ट्रक्चर आया, क्यों, क्योंकि जनरल कोई भी वाक्य जो होता है जिसको हम इंग्लिश में फ्रेम करते हैं तो एक जनरल स्ट्रक्चर जो है दोस्तों वो यह चलता है। सब जगह पढ़ा होगा, हर बुक्स में मिलता है अपने को। एस मीन्स क्या है, सब्जेक्ट। ओ मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट। सबको मालूम है कर्ता कर्म, और बीच में जो ये वी आ रहा है ये क्या है, ये हमारा वर्ब है। ओके, चलते हैं आगे। तो फिर हमने जो शुरुआत के अंदर चर्चा करी थी कि हर टेंस के हिसाब से काम में लेने वाली क्रिया को सपोर्ट करने वाले शब्द जिनको हमने जाना था, क्या चीज, हेल्पिंग वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, तो फिर वहां कहानी, इसमें कहां ऑक्सिलरी वर्ब आया, तो काम की बात क्या,
दो टेंसेस ऐसे हैं पूरे ओवरऑल टेंसेस के अंदर जिनके अंदर हमको जनरली हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता जरूरत नहीं होती है। पहला, ये फिलहाल सब्जेक्ट आएगा, सिर्फ मेन वर्ब आएगा और साथ में इसके कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। जनरली सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बात को अगर आपको लिख के रखना हो तो फटाफट से लिख के रख लीजिए। जनरली वी डोंट नीड ए हेल्पिंग वर्ब इन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट एफर्मेटिव सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट के सकारात्मक वाक्यों में जनरली सामान्यतः सहायक क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। चलते हैं दोस्तों आगे। अब ये V1 ऑब्लिक V5 बोल रहा है, मतलब क्या निकला, या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म। तो ये ऑब्लिक क्यों लगाया इसके अंदर, क्यों? क्योंकि जो हमने शुरू में बात जानी थी कि क्रियाएं हमेशा, उनका यूज हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट के, कर्ता के वचन पर, यानी कि सब्जेक्ट के नंबर पर डिपेंड करेगा। तो फिर यहां से अपने को कुछ और बातें भी जाननी जरूरी। कौन कौन सी? कि अगर भाई सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उस सेंटेंस की वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर। दोनों में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, हमने अभी जाना था, V5 जो होती है वो होती है सिंगुलर फॉर्म। ओके, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से, उसको भी जान लेते हैं। तो फिर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से, ही, शी, इट एंड पीएन। पीएन बोले तो प्रॉपर नाउन। ऑलराइट, प्रॉपर नाउन मतलब बोले तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम, मोहन, सोहन, सीता, गीता, ये चारों के लिए हमेशा इस टेंस के स्ट्रक्चर में अपने को कौन सी वाली फॉर्म काम में लेनी है, V5। V5 मतलब कि कौन सी, S/ES वाली फॉर्म को ही काम में लेना है। ओके, एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में है तो फिर उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। दोनों में से प्लूरल फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म जो है वो हमारी प्लूरल है। किन किन के साथ में, तो फिर कौन कौन से, वी, यू, दे, एंड एक एक्सेप्शन, कौन सा, आई। इनके लिए जो है दोस्तों क्या आएगा, हमेशा इस स्ट्रक्चर के हिसाब से अपने को हमेशा किसका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। आई जो है वो एक्सेप्शन है दोस्तों, इसके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म की, प्लूरल फॉर्म ही यूज होगी। ओके, यू ऐसा प्रोनाउन है जिसको हम सिंगुलर सेंस के अंदर या प्लूरल सेंस के अंदर दोनों में काम ले सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को बोलूंगा यू गो देयर, तब भी मैं उसका मतलब क्या हुआ, तुम वहां जाओ। लेकिन मैंने वहीं पर बोल दिया, चार लोग खड़े हुए हैं, उनको उनकी तरफ देखते हुए बोला, चारों की तरफ, यू गो देयर, तो मतलब वो चारों उसमें इंक्लूड हो गए। यानी कि यू ऐसा प्रोनाउन है चलते हैं, यू ऐसा प्रोनाउन है जिसका यूज हम सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस दोनों में ही इनको यूज कर सकते हैं। यहां तक जो हमने बात जानी, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ चुका होगा। सब्जेक्ट जो है सिंगुलर तो V5, सब्जेक्ट प्लूरल तो साथ में उसके V1 फर्स्ट फॉर्म होगा। दोस्तों अगर फास्ट चलूंगा तो कुछ लोग जो काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं टेंस की क्लास को लेने के लिए, तो फिर वो नाराज हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों आगे। ये हमारा एक स्ट्रक्चर था किसका, सिंपल प्रेजेंट के एफर्मेटिव का। सब्जेक्ट्स कौन कौन से, उनके लिए कौन सी वर्ब, प्लूरल तो उनके लिए कौन सी फॉर्म। जैसे जैसे मैंने एग्जांपल लिख के चलते हैं फटाफट से। अब जरा हम इसका, जैसे मैंने बोला भाई ही प्लेस फुटबॉल, सिंगुलर था तो साथ में उसके वर्ब भी कौन सी, SES वाली, यानी कि सिंगुलर वाली। मैंने वहीं पर बोला आई तो प्लूरल मानते हैं प्रेजेंट के अंदर, साथ में इसके कौन सी वर्ब, फर्स्ट फॉर्म वाली आएगी। तो फिर साथ में आई प्ले फुटबॉल बना। मैंने एक और सेंटेंस बनाया, वी लर्न इंग्लिश, हम इंग्लिश सीखते हैं। कहानी सब जगह क्या चीज,
कि द फॉर्म ऑफ वर्ब विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सब्जेक्ट। क्रिया का जो रूप है वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा सब्जेक्ट के कर्ता के ही क्या हो जाएगा, वचन के अनुसार काम में लिया जाएगा। पीएन का दोस्तों मतलब होता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। राम मोहन सीता गीता, शी प्लेज क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, वी लर्न या वी वॉच टेलीविजन, सारे किसके हो जाएंगे, सिंपल प्रेजेंट एफर्मेटिव के सेंटेंसेस। ओके, चलता हूं मैं दोस्तों आगे। यहां पर हमने एक जनरली आइडिया ले लिया है कि सिंपल प्रेजेंट का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बनेंगे सारे इसके अंदर। अब इसी तरह से अगर मुझे बनाना हो सिंपल प्रेजेंट में ही कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना हो, कोई फ्रेम करना हो, तब उस केस में क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नेगेटिव वर्ड को यूज करना होगा। नेगेटिव वर्ड को यूज करना होगा तो नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं अपने पास में, नो, नॉट एंड नेवर। ओके, बिल्कुल ठीक है। ये नो तो कहां आता है भाई, ये आता है सेंटेंस की शुरुआत में। नेवर, नेवर कहां आएगा, जहां सेंटेंस की मेन वर्ब है उसके पहले आ जाएगा। एंड सबसे ज्यादा यूज में लिया जाने वाला कौन सा, दिस वन, ये वाला। इसकी पोजीशन कहां होगी, पूरे सेंटेंस में कहां आएगा, सिंपल तरीका, थर्ड प्लेस में आएगा। ठीक है, कैसे कि भाई फर्स्ट के अंदर तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट में तो सब्जेक्ट आ जाएगा, वहां जान लिया कि भाई थर्ड प्लेस पर कौन आ जाएगा, नॉट या नेगेटिव वर्ड आ जाएगा। तो भाई सेकंड में कौन आएगा, सेकंड में आएगी अब काम की चीज सब्जेक्ट, जो मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करी थी। कौन दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब। सेकंड में, फर्स्ट पे सब्जेक्ट, सेकंड में हेल्पिंग वर्ब और थर्ड पे नॉट, डू डज फर्स्ट फॉर्म आया, साथ में उसके ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर्स को मैंने, फॉर्मूलाज को मैंने कंपेयर किया तो फिर यहां पर मुझे क्या मालूम चला कि भाई एफर्मेटिव के अंदर तो क्या था, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर तो वहां पर अपने को हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं था। यहां पर नया क्या मिला, यहां पर नया मिला कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नियम तो कह रहा है कि भाई थर्ड पे अपने को नॉट रखना है तो सेकंड पे फिर अपने को हेल्पिंग वर्ब मेंशन करना पड़ेगा। यहां से एक कंक्लूजन निकला कि नो नेगेटिव सेंटेंस इज पॉसिबल विदाउट हेल्पिंग वर्ब। ये बात आप कहीं पर भी किसी भी सेंटेंस के अंदर जो है अप्लाई कर लीजिएगा। आपको नेगेटिव सेंटेंस जहां पर नॉट आ रहा है तो नॉट लगा हुआ है और बिना उसके हेल्पिंग वर्ब के हो, ऐसा संभव नहीं होगा। चलते हैं दोस्तों आगे। एफर्मेटिव के अंदर अपने को V1 ऑब्लिक V5 दिया गया था, लेकिन यहां मामला किस चीज का, यहां पर सिर्फ केवल फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां वाली कहानी है कौन सी, कि एक सिंपल सी बात अपने को ध्यान रखनी है, जब भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा हुआ मिल जाए दोस्तों, जब भी सेंटेंस के अंदर एज ए हेल्पिंग वर्ब डू या फिर डज, दोनों में से कोई भी लगा हुआ मिल जाए, तो ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि उस सेंटेंस के अंदर हमेशा जो है मेन वर्ब कौन सी आएगी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही होगी। ओके, वहां तो V1 ऑब्लिक V5 था, दोनों डिपेंड कर रहे थे सब्जेक्ट के ऊपर। यहां पर डू डज है, तो पहली बात हमने जो जानी वो कौन सी है कि भाई जब भी डू डज आएगा हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में, रूप में, तो हमेशा सेंटेंस के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी। नंबर 1 सबसे पहले ये। इसके अलावा अब डू ऑब्लिक डज दिया हुआ, यानी कि या तो डू आएगा या फिर डज आएगा। ये डू और डज भी किसके ऊपर डिपेंड करेंगे भाई, डू और डज भी डिपेंड करेंगे सब्जेक्ट के नंबर पर, कर्ता के वचन पर। कैसे, जान लेते हैं उसको। अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है
तो उसके साथ में यहां पर नेगेटिव वाले स्ट्रक्चर में हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में लेनी है? डस। सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से? सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे दोस्तों ही, शी, इट और प्रॉपर नाउन वाला। एंड इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, अगर कर्ता हमारा बहुवचन है तो उस केस में हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू काम में लेनी होगी। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूं, आगे इसका एग्जाम्पल भी हम कवर कर लेंगे आराम से। आई होप ये तीनों चीजें जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। आई रिपीट, डू डज आया है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डू डज कब आएंगे? दोनों डिपेंड करेंगे सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट सिंगुलर तो डज, सब्जेक्ट प्लूरल तो डू। इससे ज्यादा अपने को और हमने क्या जाना था? नॉट लग रहा है अगर सेंटेंस के अंदर, तो जब भी नॉट लगेगा तो साथ में उसके उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी ही आएगी। ऑलराइट, चलते हैं दोस्तों आगे। कुछ इसके हम एग्जाम्पल्स भी जान लेते हैं। तो फिर जैसे मैंने बोला शी डज नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलती है। कौन कौन सी बातें जानने को मिली? नॉट थर्ड प्लेस पर आ गया। थर्ड पे आएगा तो सेकंड पे कौन रहेगा? हेल्पिंग वर्ब रहेगा। डज आया क्योंकि ये कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर मेंशन्ड है, एक वचन है, इसलिए हमने डज का यूज किया। एंड डज के यूज होते ही सेंटेंस के अंदर हमेशा फिर वर्ब की फॉर्म कौन सी चलेगी? फर्स्ट फॉर्म चलेगी। ओके, जैसे मैंने बोला आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। सेम वही कहानी, थर्ड पर नॉट, डू। डू क्योंकि कौन है? सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, और डू आया तो इसलिए क्या हुआ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। यस यस, बिल्कुल। चलते हैं आगे। और इसमें जानना क्या बाकी? तीसरा स्ट्रक्चर भी फटाफट से जो है मैं कवर कर देता हूं ताकि अपना सिंपल प्रेजेंट का नॉलेज पूरा यहां पर मिल जाए अपने को। तो तीसरा स्ट्रक्चर दोस्तों कौन सा जानना जरूरी है सिंपल प्रेजेंट के अंदर? तीसरा स्ट्रक्चर है अपने पास में इंटेरोगेटिव का, प्रश्नवाचक का। ओके, पहला हमने जाना साधारण वाक्य सकारात्मक वाला। सेकंड हमने जाना कौन सा? सेकंड हमने जाना नेगेटिव कैसे बनाना हो, वो जाना। एंड थर्ड हमने जानेंगे अब हम इंटेरोगेटिव जो है वो कैसे बनेगा। तो दोस्तों इंटेरोगेटिव बनाने के लिए, जैसे मैंने उस समय बताया आपको नेगेटिव बनाने के लिए, तो नेगेटिव बनाने के लिए सेंटेंस के स्ट्रक्चर, सेंटेंस के अंदर अपने को नो, नॉट, नेवर का जो है वो यूज करना होता है। एंड फ्रीक्वेंटली वर्ड जो यूज होता है वो होता है हमारा नॉट। कहां पर आता है? थर्ड प्लेस पर वो आता है। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या ध्यान रखना चाहिए अपने को? इंटेरोगेटिव कौन से? जैसे ही उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाए। फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी भी टेंस के अंदर उसकी सहायक क्रिया जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी तो उसके लास्ट में हमेशा फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा ही लगेगा। तो फिर दोस्तों इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो हमने अभी जानी थी। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू डज। कहां प्लेस करेंगे उसे हम प्लेस करेंगे सब्जेक्ट से पहले। और अभी हमने नेगेटिव वाले पार्ट पर क्या जाना था? हमने जाना था कि जब भी सेंटेंस के अंदर डू डज आएगा तो फिर उसकी मेन वर्ब कौन सी आएगी? उसकी मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी, पीछे बच गया सब्जेक्ट। जैसे ही हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले प्लेस किया तो वहां पर लास्ट में क्या फिक्स है? क्वेश्चन मार्क फिक्स है ही है, बिल्कुल। चलते हैं आगे। सेम वही चीज ध्यान रखनी है।
डू ऑब्लिक डज दोनों किस पे डिपेंड करेंगे? ये दोनों के दोनों डिपेंड करेंगे सब्जेक्ट के नंबर पर। अगर सिंगुलर है ये सब्जेक्ट तो डज, अगर प्लूरल है तो डू। एंड दोनों में से भले ही कोई भी आ रहा हो, इन दोनों के आते ही क्या रहेगा हमेशा सेंटेंस के अंदर? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। ऑलराइट दोस्तों, चलते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश समझते हो? ट्रांसलेशन वाला दोस्तों जो है मामला, जैसे अभी किसी व्यूअर ने बोला था कि सर आप हिंदी टू इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन वाला ज्यादा करवाइए। सो डोंट वरी, दिस इंडिपेंडेंस डे बिटवीन 13 एंड 15 ऑफ अगस्त हम स्पोकन के ऊपर भी जो है सेशन अलग से लगाने वाले हैं। तो आपका जो वो वर्बल वाला पार्ट है, बोलने वाला जो पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का, वो भी आपका जल्द से जल्द जो है वो कवर होने ही वाला है, शुरू होने वाला है उसका सेशन भी। ठीक है दोस्तों, अभी सिर्फ यहां पर करवा रहा हूं तो सिर्फ इसके जो बेसिक बेसिक बातें हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम वो कर रहे हैं। डेली लाइफ के अंदर इंग्लिश को कैसे काम में लेना है, कहां कहां पर हम अटकते हैं, कौन कौन सी सिचुएशंस अपने सामने आती हैं, उनको लेकर के हम जल्द ही एक नया सेशन शुरू करने वाले हैं। चलते हैं। जैसे जैसे मैंने बोला, डज शी प्ले फुटबॉल? कि क्या वह फुटबॉल खेलती है? यू आया तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब डू, और डू के आते ही मेन वर्ब कौन सी? फर्स्ट फॉर्म में। नेक्स्ट वाली कहानी कौन सी? डज, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एंड डज आते ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑलराइट दोस्तों, बिल्कुल, लेकिन मेरे ही सिर्फ क्लास में बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ नया लेके आऊंगा जिसके अंदर आपको मैं बोलूंगा कि आप बोलो तो फिर वो इंग्लिश सीख पाओगे। उसके बारे में हम जल्द ही डिस्कस करेंगे, शुरू होने वाली है क्लासेस उसकी, स्पोकन की भी। चलते हैं दोस्तों आगे। आई होप यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक फोर्थ स्ट्रक्चर भी बनता है, लेकिन वो मैं करवाना जरूरी नहीं समझता। क्यों जरूरी नहीं दोस्तों होता वो? क्योंकि अगर आपको नेगेटिव वाला जो कंसेप्ट है एंड अगर आपको इंटेरोगेटिव वाला भी कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देने पर एक नया स्ट्रक्चर बनता है। कौन सा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर वो कौन सा जो नेगेटिव भी है साथ में इंटेरोगेटिव भी है। कैसे? तो भाई नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाले दोनों कंसेप्ट्स को ज्वाइन कर दो, बन जाएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव के लिए क्या जरूरी है? इंटेरोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखना जरूरी है, और साथ में इसको मुझे अब नेगेटिव भी करना है। तो नेगेटिव करने के लिए मैं थर्ड प्लेस पर क्या कर दूंगा? नॉट को प्लेस कर दूंगा। तो फिर ये पूरी कहानी क्या बन गई? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा तो इंटेरोगेटिव बन गया, थर्ड प्लेस पर मैंने नॉट लगा दिया, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो किसका बना? इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना। एडिशनली एक और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 में से हम ऑलरेडी 3 पढ़ रहे हैं, यानी कि टोटल हम 36 फॉर्मूलाज यहां पर स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर, बेसिक्स के अंदर। अगर एक और एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा तो फिर मामला पहुंच जाएगा 48 पर, 48 पर, जो मेरे ख्याल से काम का भी नहीं है। आप नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का कंसेप्ट ध्यान रखो, दोनों को जोड़ दो, आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर बन जाएगा इजीली। जैसे बिल्कुल मैंने वहीं पर, जैसे यहां पर ये इंटेरोगेटिव था, अगर मैं सेम वे यहां पर इसके बीच में यानी थर्ड प्लेस पर जो है नॉट लगा दूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। लाइक, डू यू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश? क्या तुम इंग्लिश नहीं समझते हो? सेकेंड एग्जाम्पल, डज शी नॉट प्ले फुटबॉल? क्या वह फुटबॉल नहीं खेलती है? ओके
आई होप यहां तक सबको जो है वो समझ में आ गया होगा। जो बेसिक वाली बातें बताई हैं उनको, जो एकदम जिनका टेंस एकदम वीक पार्ट रहा है उस चीज को मत भूलना। जिन्होंने पहले से पढ़ा हुआ है आपका भी रिवीजन हो गया होगा अच्छी तरह से। एंड सिर्फ आज बताया है बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर्स इसके। जैसे ही इसको पूरा करेंगे फिर हम आगे मूव करेंगे हमारे कॉम्पिटिटिव पार्ट के हिसाब से भी। एंड घड़ी इशारा कर रही है दोस्तों, अब लेनी होगी मुझे आज्ञा। कल मिलते हैं मॉर्निंग में 8 o'clock वोकैब डोज के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.